Good morning everyone. Today we are going to continue with class 9th chapter 2 of political science, that is constitutional design. This is part 2 of this chapter. पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में. इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, उसके पीछे का बैकग्राउंड, आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली द प्रीएम्बल. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वगैरह लाया गया और इंडिया की इंडिपेंडेंस घोषित करने के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि कभी ना कभी तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी. तो बिफोर डैट इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसके थ्रू, जो कि 1946 में बनती है इलेक्शंस के थ्रू, जिनका काम ये होगा कि वो असेंबली जो इलेक्टेड होएगी, जिसके अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे प्रोविंसेस के, प्रिंसली स्टेट्स के, वो इंडिया के लिए फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसे एक्ट करेगा, आगे इंडिया कैसे चलेगा, किस बिहाफ पे चलेगा, किस आइडियोलॉजी पे चलेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द चेयरमैन वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफ द असेंबली, और इनकी पहली मीटिंग होती है दिसंबर 1946 में. बट एज वी ऑल नो, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है इन 1947, और सारे मेंबर्स जो टोटल इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे उस टाइम पे, उसमें से कुछ मेंबर्स पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं. तो एट दी एंड इंडिया के पास जो उस टाइम पे मेंबर होते हैं, जो उस टाइम पे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स बचते हैं, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 284. The Assembly adopted the Constitution on November 26, 1949 and came into effect on 26 January 1950. लगभग 3 साल लगते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बनने में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होने में, और ये अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं, और लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, आर रिपब्लिक डे, क्योंकि ऑफिशियली इसी दिन आज़ादी के बाद हम एज अ रिपब्लिक देश में लागू किए संविधान के थ्रू रिपब्लिक बनते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then the drafting committee chaired by Dr. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Assembly इस फॉर्म में वर्क करती है कि पहले क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें इंडिया के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट. और इस कॉन्सेप्ट्स को, इस आइडियाज़ को इंडिया के अंदर कैसे लाया जाए, हमारी सरकारें कैसे बनेंगी, इंडिया के अंदर काम कैसे होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया. पहले एक ड्राफ्ट, या जिसको हम कह सकते हैं एक पेपर वर्क के ऊपर एक तरीका बनाया गया कि हाँ, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, एक लिस्ट बनाई गई, और उसके बाद इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होने के बाद फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड इन्हीं सब चीज़ों की डिस्कशंस के लिए. तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है वो क्या होती है, कैसे बनता है, उसके पीछे के क्या बैकग्राउंड है, और क्या उसके थ्रू हम आइडियाज़ इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, या इंडिया को किस विजन से हम देखते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है.
द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज विच इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ है वो हमें प्रियम्बल से मिलती है। प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत पहले ये चीज़ नहीं मानी जाती थी, बट बाद में इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू माना गया। द प्रियम्बल फोकस ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखो, जस्टिस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जब ब्रिटिश रूल था तो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि अन्याय ही होता था किसी ना किसी फॉर्म में। इवन कि ब्रिटिश रूल से पहले भी जब जाति सिस्टम होता था उस फॉर्म में, या फिर मुग़ल रूल के टाइम पे किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ अन्याय, तो सबसे पहली चीज़ एक देश के अंदर इस्टेब्लिश जो करी जानी चाहिए एज़ पर आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनके अकॉर्डिंग ये थी कि इक्वालिटी और लिबर्टी जैसी चीज़ ज़रूर हमारे देश में इस्टेब्लिश होंगी अगर वहाँ पे जस्टिस हम प्रोवाइड करवा पाएंगे, जहाँ पे न्याय होगा, और वो न्याय सोशल भी हो, जैसे कि हमने जाति की बात करी है, कुछ इकोनॉमिक भी हो कि कोई ऐसी इनइक्वालिटी ना हो कि एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जैसे सिचुएशंस ना हो। ये भी एक तरीके का अन्याय है। और पॉलिटिकल, कि हाँ, हर एक लोग को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन मिले, अपनी बात रख पाएँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। ये जस्टिस हमें सिखाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है, इसलिए जस्टिस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी गई है। आफ्टरवर्ड इट्स लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमारे पास पूरी आज़ादी होगी कि हम क्या चीज़ सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, फेथ, कहाँ हमारा बिलीव है, किस चीज़ को हमने पूजना है, ये हमारी चॉइस होगी, जैसे रिलीजन के नाम पे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हमारे पास या देश के लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे बंदे बराबर तरीके से ट्रीट किए जाने चाहिए। एंड फोर्थ इज फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, और भाईचारे का यहाँ पे मतलब ये भी है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को अपने से छोटा या बड़ा समझे, सारे बंदे एक समान हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम एक ये आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का एक विजन रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लोगों के लिए भी और वर्ल्ड में इंडिया की इमेज भी, कि हम लोग क्या सोचते हैं। तो ये हमारा प्रियम्बल है, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने जैसे ये बोल्ड में मार्क करी हुई है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ब्रॉडर मीनिंग्स हैं। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के एक्सपेक्ट में अगर हम समझे तो इंडिया के हर एक पर्सन, इवन कि जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी है, सारे के सारे बंदे जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के सिटीज़न हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, ये उनके थ्रू लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जो 250-300 लोग थे उनको रिप्रेजेंट करेगा या उनके थ्रू ये काम कर रहा है, नहीं, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश के हर एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जब हम इसमें लास्ट में देखते हैं, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, और वो ये है कि भले ही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये खुद लिखा या डिस्कशन करी, रिप्रेजेंटेशन थी, बट सभी बंदे इंडिया के अंदर, इंडिया के सिटीज़न जो इंडिया के अंदर है या फॉरेनर्स हैं, वो सारे बंदे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न होने की आज़ादी देते हैं, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे
और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया जो कि लिखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम जैसा कि जानते हैं कि सम थिंग्स आर रिजिड, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज बहुत चीज़ें हैं जिसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड दैट गिव्स अस अमेंडमेंट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहते हैं कि ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों हैं एट द सेम टाइम। बट जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी तो वो रिजिड रहेगा और वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में। तो एक बार हम ये जो हाईलाइटेड टर्म्स है एक बार इसको समझ लेते हैं, जिसके थ्रू हम एक बार आइडियाज़ देखते हैं जो हाईलाइटेड टर्म्स थी जो हमें आइडिया रिप्रेजेंट करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन drawn up and enacted by the people through their representative and not been handed down to them by king or any outside powers। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों ने लिखा है और इनको किसी ने हैंड ओवर नहीं किया है कुछ बना के कि अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा है। इसीलिए हम अडॉप्ट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को और ये हमारा सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी मर्ज़ी से लिखा गया, हमारे आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आइडियोलॉजी को, विजन को रिप्रेजेंट करेगा। सॉवरेन पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों के पास सुप्रीम राइट है अपने डिसीजंस लेने का इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले कि एक डोमिनियन स्टेटस की बात होती थी बिफोर फ्रीडम इन इंडिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि इंटरनल मैटर्स को हम अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, किसी किसी केसेस में एक्सटर्नल मैटर्स में हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर सम एक्सटेंट। अदरवाइज कि इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेगा। डोमिनियन स्टेटस में ये भी एक प्रोविज़न होता था। बट हमारे सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका मतलब ये नहीं है हम इंडिपेंडेंट हैं किसी भी एक्सटर्नल पावर के थ्रू। हमें ये चीज़ नहीं बताई जा सकती कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्या डिसीज़न लेना है। हम अपनी मर्ज़ी से जो भी डिसीज़न होगा हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग वो डिसीज़न ले सकते हैं। सोशलिस्ट wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land, industry and reduce socio-economic inequalities. So socialist का जो concept है ये initially हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा गया था, बट इसको बाद में ऐड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बट इसका इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है वो ये था, इसको ऐड करने का रीज़न ये था कि जो इनइक्वालिटीज़ है कंट्री के अंदर, कि जो वेल्थ है वो एक पर्सन के पास अक्यूमुलेट ना हो, जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए काम करे लोगों के। जो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है, इंडस्ट्रीज़ है, लैंड है, उसके थ्रू जो इनइक्वालिटी गरीब और अमीर के अंदर या जातियों में, उन सब चीज़ों को हटाया जाए। सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था, वेल्थ के केस में भी था और अलग वेलफेयर के केस में भी था, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, जैसे वुमेन और मैन के केस में। इस वजह से दो वो इक्वालिटी से भी रिप्रेजेंट होता है। सेक्युलर citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all the religion belief practices with equal respect. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये मानते हैं कि उनके देश के अंदर वहाँ के लोगों का जो मेजर रिलीजन होगा वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन होगा। जैसे कि क्रिश्चियनिटी, हमारे इंडिया के सराउंडिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ दे फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिलीजन, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री, और ये उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू
माना है, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया सबको अपनी रिलीजन चुनने का बराबर का अधिकार देगा। स्टेट का कोई, गवर्नमेंट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा कि वो किसी को फेवर नहीं कर सकते। सारी चीज़ें फॉर गवर्नमेंट, सारे रिलीजन फॉर गवर्नमेंट इक्वल रहेंगे। बट हाँ, गवर्नमेंट को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, और उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। जैसे कि हमारे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन की ये चीज़ दी गई है। या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ये राइट्स मिले, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में डिफरेंट प्रोविजंस बनाए गए ताकि वो स्पेशल प्रोविजंस भी जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनको दे सके इंडिया के अंदर। फिफ्थ इज डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is running according to some basic rules. जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया ताकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन को हम ले पाएँ। सिक्स्थ इज रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। रिपब्लिक, जैसे हम इंडिया के केस में अपने प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स वोट करते हैं और उसके थ्रू उनका इलेक्शन होता है, एंड प्रेसिडेंट इज़ आर इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। इसलिए हम इस टर्म को रिपब्लिक बोलते हैं। अगर कोई किसी कंट्री का हेड जो है वो किंग है तो हम उसको मोनार्की बोलते हैं, बट हमने रिपब्लिकन फॉर्म को अडॉप्ट किया। जस्टिस, सिटीजन कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज एंड हैव टू बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। गवर्नमेंट का सबसे पहला काम यही होगा कि इंडिया के अंदर हर एक पर्सन को न्याय मिले, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसके थ्रू उनको बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीज़ें। लिबर्टी, देयर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thought and action. हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या हम सोचते हैं या क्या हम वर्शिप करना चाहते हैं उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट हाँ, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। हम हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं तब तक जब वो किसी और की लिबर्टी को इन्फ्रिंज या हर्ट ना करे। हमारे पास फुल लिबर्टी है, बट हमारी लिबर्टी है, हमारा फ्रीडम किसी और की फ्रीडम को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। ये हमारे पास एक राइट है। इक्वालिटी, all are equal before law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. सभी लोग गवर्नमेंट की नज़रों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में बराबर है, और गवर्नमेंट को ताकि सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो उसके लिए काम करना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कोटा सिस्टम भी बनाया गया, SC/STs को, वुमेन के लिए भी कोटा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी कोटा है, इसीलिए ताकि सबकी रिप्रेजेंटेशन बराबर लेवल पे हो। इसका रीज़न यही था। लास्ट इज फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। जैसे कि हमने कहा, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रदरहुड, भाईचारे से है। इसीलिए जितने भी लोग हैं
जो भी इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं आपस में भाईचारा बना के रखें, कोई भी रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे डिवाइड ना हो, सारे लोग इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। इसलिए न गवर्नमेंट का ना कंट्री का कोई स्पेसिफिक रिलीजन है, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, जो उसका बिलीव है वो मान सकता है, और सारे बंदे यूनाइटेड रहें। ये कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का। इंटीग्रेटेड रही उनकी कंट्री इसी फॉर्म में। हमारी कंट्री इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रिटी शो करे, यही फ्रेटर्निटी दिखाती है। इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है, ये चैप्टर एंड होता है। सो डू टेल हाउ यू लाइक द चैप्टर, डू शेयर योर फीडबैक, and see you in the next class. So, thank you.